दीपक वोहरा साहब, आपसे ही एक जब ये सब कुछ चल रहा था पिछले 1-2 दिनों में और विदेशी मीडिया में चाहे अल जजीरा हो चाहे दूसरे चैनल हो CNN वगैरह, एक टर्म का इस्तेमाल हो रहा था कि ये जो हो रहा है ये पॉलिसी है एस्केलेट टू डी एस्केलेट। ये बात समझ में नहीं आई कि ये कौन सी पॉलिसी होगी या ये कौन सा तरीका हो सकता है कि एस्केलेट टू डी एस्केलेट। क्या ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है और क्या वही हो रहा है? हमारे को साहब बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पर होता हूँ। यू गाइस आर ब्रिलियंट, यू आर वन ऑफ द बेस्ट चैनल। आप खुद तो बेमिसाल है। अब आपने मैडम आरती को और रविंद्र सचदेव साहब और अशोक सज्जनर साहब को बुलाया तो मेरी क्या जरूरत है, मैं तो जा रहा हूँ। दे आर ब्रिलियंट पीपल, अदर गेस्ट्स। ये होता है जो एस्केलेट टू डी एस्केलेट, वही चीज है। लेट्स लूज द वॉर इन ऑर्डर टू विन इट। क्या बकवास करते हैं ये। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताना चाहता हूँ, सो प्लीज गिव मी अ मिनट। अभी जो हो रहा है, when Israel was created, सर ये मैं सीधा बताता हूँ, उस समय जो उसके ऊपर हमला हुआ था एटसेट्रा, उन्होंने बोला कि भाई इनकी आइडियोलॉजी ज़ायनिज्म की है, हमारी अरबिज्म की है। सो इट वाज एन आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। उसके बाद यहूदी लोग बोले ये तो हमारे बाप दादा की जमीन है, अरब लोग बोले नहीं हमारे बाप दादा की जमीन। सो इट बिकेम अ टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट। ये जिहाद कहां से बीच में घुस गया? Who converted it into a religious conflict? अब इसराइल के ऊपर हमला हुआ है। अभी तक तो इसराइल लड़ रहा था आतंकी संगठनों से, हमास एंड हिजबुल्ला। अब ईरान डायरेक्टली स्टेट टू स्टेट बीच में कूद पड़ा है, क्योंकि वो फंस गया है चक्रव्यूह में। क्योंकि वो सब बताता था हिजबुल्ला हूथी फूथी को, जी मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली हूँ, आगे बढ़ो, शहीद हो जाओ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। फिर वो कहने लगे तू बचा तो सका नहीं। और एक चीज आपको और बता देता हूँ सर, आजकल मैं भारत में भी देख रहा था नसरल्ला के बारे में, हाय 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 छाती पीट रहे थे, ये लोग मर गया, बड़ा अच्छा आदमी था। सर हैव यू हर्ड ऑफ अ चैप एंड आई मेट दिस कैरेक्टर कॉल्ड रोही मुस्ताहा? आपने नाम सुना है उसका? नहीं सुना होगा। ये पता है कौन था? प्राइम मिनिस्टर ऑफ हमास इन गाजा स्ट्रिप। किसी ने इसका नाम नहीं सुना। उसको मार दिया है, और उसके जो सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट का हेड था उसको भी मार दिया है। तो मेरा कहने का ये मतलब है सर, ये भेड़ चाल चलती जाती है। नाउ अमेरिका ने क्या वार्निंग दी है इसराइल को? अच्छा बदला लो, बट उसकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को मत मारो। क्या मतलब है ये सर? डिप्लोमेसी में जब ऐसी कोई चीज कही जाती है, खासतौर अमेरिकन से, मैं तो रहा हूं बहुत देर तक, उसका मतलब है रोको उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को। हम आलोचना करेंगे क्योंकि हमारी इलेक्शंस आ रही हैं और हमारे पास इस्लामिक वोट भी है, हम कहेंगे बहुत बड़े गंदे बच्चे हो, तो आप कह देना अच्छा अगली बार नहीं करेंगे। क्योंकि इतने सालों से यूनाइटेड स्टेट्स ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा है। सो टेक इट फ्रॉम मी सर, अगले 48 घंटों में, मैं तो रहा हूं 20 साल उस एरिया में, अगले 48 घंटों में इसराइल का बहुत ही डेडली रिटेलिएशन होगा। बेंजामिन नेतन्याहू की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जा रही है। जो बाइडेन को तो पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। और जो लोग कहते हैं थर्ड वर्ल्ड वॉर एटसेट्रा, कौन लड़ेगा ईरान के लिए? भारत लड़ेगा? चीन लड़ेगा? रूस लड़ेगा? क्या उनका लेना देना? कोई नहीं लड़ेगा। इट विल बी अ स्ट्रेट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान एंड इसराइल, और ईरान को बहुत मार पड़ेगी सर। आई रेस्ट माय केस। तो रविंदर साहब, जो दीपक साहब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये एक बहुत 48 घंटे की बात, एक बड़ा रिटेलिएशन आएगा इनकी तरफ से, और ये तो सरप्राइज करते ही हैं इजराइल वाले जिस तरीके से चीजें करते हैं, तो क्या अब हम एक फुल स्केल वॉर देखने जा रहे हैं? थैंक यू सो मच, प्लेजर टू बी विद यू एंड एम्बेसडर वोहरा, ऑफ कोर्स बहुत ही एलोक्वेंटली और बहुत ही संक्षिप्त में सिचुएशन को समराइज कर देते हैं। आपका जो प्रश्न है, मेरे विचार से ये जो चल रहा है, देखिए गाजा का अटैक होता हमास द्वारा अक्टूबर 7 को या ना भी होता, इजराइल ने ठाना हुआ है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बनने देना। सबसे बड़ी पिक्चर जो है उसकी, ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन की तैयारी की तरफ चल रहा है और उस पर हम अलग जाएंगे, पर यह है कि कुछ हफ्तों में वो उसके पास इतना फ्यूल हो जाएगा जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए सफिशिएंट होगा, पर क्या वो उसको एटम बॉम्ब में कन्वर्ट करके मिसाइल में चढ़ा करके इसराइल तक फेंकेगा, वो एक अलग बात है, बट ये चल रहा है। तो इसराइल का ऑब्जेक्टिव है कि ईरान के अंदर इनका ये न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम नहीं बनना चाहिए। सेकंड, इसराइल का ऑब्जेक्टिव है कि यहां पर रेजीम चेंज होनी चाहिए। इसराइल कहता है कि ईरान तो एक ऑक्टोपस का सर है, हूती हो गए, हिजबुल्ला हो गए, हमास हो गए और जो वेरियस मिलिशिया ग्रुप्स है ना, ये तो एक तरह की ऑक्टोपस की जैसे आर्म्स हैं वो हैं।
तो इजराइल इस गाजा वॉर से पहले ही इस विचार पर था और इस विचार पे चल रहा था। अब इत्तेफाक हुआ कि इन द पैरेलल ये गाजा अटैक हुआ हमस से, ईरान ने करवाया कह नहीं सकते, और क्यों करवाया उसका भी रीजन हो सकता है, सऊदी इजराइल का नॉर्मलाइजेशन डील होना था तो वो बहुत चेंज हो जाता। तो लॉन्ग एंड शॉर्ट इज, एंड एट द सेम टाइम अमेरिका के अंदर भी, अमेरिका चाहे कहे कि अटैक ना करो एंड ऑल, एज एम्बेसडर वोरा सेज वेरी वेल, सी अमेरिकन डिप्लोमेसी का अलग चल रहा है, बट अमेरिका भी फंडामेंटली चाहता है कि रेजीम चेंज हो। वो सोचते हैं और इजराइल सोचते हैं कि ये जो इस समय ईरान में जो पावर्स हैं इनके खिलाफ देश के अंदर खिलाफत है और कुछ क्रिएट करी जा सकती है और रेजीम बदली जाए। क्योंकि अगर इजराइल ने केवल इसका न्यूक्लियर रिसर्च लैब को ब्लास्ट कर दिया, जैसे इन्होंने 10 साल पहले अपने वायरस के द्वारा प्रोग्राम काफी सेटबैक किया था, पर कंडीशन तो सेम रही। तो अगर आपको, और याद रखिए इजराइल ने जो नसरुल्लाह को मारा उस ऑपरेशन का नाम था न्यू ऑर्डर। न्यू ऑर्डर का मायने नई संस्था या जो भी तो पॉइंट इसकी आप नया ऑर्डर नहीं ला सकते मिडिल ईस्ट में अनलेस की ईरान की विचार फंडामेंटली चेंज हो, और वो तभी हो पाएगा जब वहां रेजीम चेंज हो। दैट्स द बिग गेम गोइंग। सो ये चल रहा है। सो यस, बॉटम लाइन हम छोटे में, हम कुछ दिनों में या हफ्तों में या व्हेनेवर 48 घंटे कह रहे हैं एम्बेसडर, कुछ टाइम और, पर 2 अलग अलग टारगेट्स हैं। एक है ईरान की न्यूक्लियर रिसर्च लैब्स जहां ये काम हो रहे हैं, एंड सेकेंड याद रखिए इज ऑल्सो द इरानियन लीडरशिप। तो अगर इन्होंने अपना फुल एंड फाइनल टाइप करना है, जिस मूड में दिखता है इजराइल है इस समय, तो वो इन दोनों को एक साथ एलिमिनेट करने का प्रयास करेंगे, यानी कि उनके अटैक्स विल बी एट द न्यूक्लियर रिसर्च लैब्स, एट द सेम टाइम एट द लीडरशिप विच कुड इंक्लूड खामेनी एंड ऑल। अब बात यह है कि केवल वो पहले न्यूक्लियर लैब्स पे करें या पूरी ईरान को डिकैपिटेट कर दे जैसे नसरुल्लाह को करा, वो कह नहीं सकते, बट ये जंग उस तरफ जा रही है। आरती मैम, कैसे देखें इसको? एक मॉडल जो जंग का है वो अभी हम यूक्रेन और रशिया के बीच का देखते हैं, जहां पर एक तरफ रशिया है, दूसरी तरफ यूक्रेन है, और हमें सबको पता है कि उसके पीछे कौन सी फोर्सेस खड़ी हैं और जंग कैसे लड़ी जा रही है। क्या ये जंग भी वैसी है? क्योंकि 2 थ्योरी है। एक थ्योरी ये हो सकती है कि भाई आप जो अभी हम सब डिस्कस कर रहे हैं कि जाइए आप करिए, कहने के लिए हम कहेंगे कि शांति बना के रखिए ये वो, लेकिन बड़े ऑब्जेक्टिव को अचीव कीजिए, ख़त्म कर दीजिए, न्यूक्लियर वेपन हटा दीजिए, ईरान को कमज़ोर कर दीजिए। और उस जो ऑक्टोपस वाली बात है कि ईरान तो एक ऑक्टोपस का सिर है, लेकिन बाकी इतने सारे मिलिटेंट ग्रुप उसके इर्द गिर्द चल रहे हैं। दूसरी थ्योरी ये चल रही है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, जो हम सब जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी सत्ता को जैसे तैसे संभाल रखा है, कोई बहुत अच्छी उनकी पकड़ इस वक्त नहीं है। ये भी खबरें आई कि ये चाहे वो हिजबुल्लाह के लीडर्स हों, चाहे वो हमास के लीडर्स हों, इनफैक्ट ईरान, आपने बटन को वहाँ तक प्रेस किया कि उनकी नाक का सवाल बन गया। आपने उनके यहाँ जाकर इजरायली लीडर को मारा, माफ़ कीजिए पैलेस्टीनियन लीडर को मारा, वो चुप रहे। लेकिन जब आपने चीज़ें बंद नहीं करी तो उनको रिटेलिएट करना ही था। तो दोनों में से कौन सी सिचुएशन वहाँ प्ले कर रही है? क्या जानबूझकर इजराइल उस लेवल पर चीज़ों को लेकर जा रहा है, उकसा रहा है कि आप ये करिए? उनकी तरफ से कहीं ना कहीं इस तरह के बयान आ रहे हैं कि चलिए हम शांति करेंगे, समझौता कर लेंगे, लेकिन इजराइल वो चीज़ कर रहा है। अब उसके पीछे नेतन्याहू हैं या उसके पीछे कोई और बड़ा एजेंडा है जो इजराइल के बाहर से भी आ रहा है? देखिए विपिन, आपने बहुत सारे सवाल पूछे। मैं कोशिश करूंगी इसको एक एक करके स्टेप वाइज आपके दर्शकों के लिए समझाने की। पहले तो पर्सनल लेवल पे, चूंकि मैं जंग में यकीन नहीं करती हूँ, और मैं खासकर जो कई सारे लोग जो है इनोसेंट मारे जा रहे हैं इस 2 जो जंग हो रही है इस वक्त यूक्रेन और गाजा में, मुझे उनके लिए सहानुभूति है। वो अक्टूबर 7 को जो इजरायली मारे गए, जो आतंकी हमला हुआ हमास की तरफ से, उनके लिए मैं मेरे मन में जो है सहानुभूति है। और कई सारी जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो इस जंग में शरीक नहीं है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनके लिए भी सहानुभूति है। यूक्रेन में भी वही हाल, और रशियन लोग जो है जिनके साथ बहुत जुल्म हुआ डोनबास और कई सारे इलाकों में, उनके लिए भी सहानुभूति।
खैर, सवाल है कि ये हो क्या रहा है, क्या ये दो जंगें लगभग सिमिलर है, ये कौन सी ताकतें हैं कि इस वक्त दुनिया में ये दो जंग हो रही है, लगातार हो रही है। कई एक्सपर्ट्स, इनफैक्ट मैं कहूंगी कि जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ उस वक्त सबको लगभग एक यूनानिमिटी थी दुनिया के एक्सपर्ट्स में कि ये जंग बहुत छोटी है, ये खत्म हो जाएगी। रशिया तो एकदम से यूक्रेन को घुटनों पे लेके आएगा और एक हफ्ते का मसला है। और वैसे ही अक्टूबर 7 के बाद जो जंग हुई गाजा में, वहां पे भी लगा कि इजराइल इतनी पावरफुल स्टेट, इतनी मिलिटरली स्ट्रांग स्टेट, वो गाजा उनके लिए कुछ नहीं है। तो ये जंग भी जो है एक महीने में खत्म होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि सालों साल यूक्रेन का वॉर चल रहा है और इजराइल गाजा का वॉर अब मतलब कितनी और देर चलेगा किसी को मालूम नहीं। लेकिन मैं एज एन एनालिस्ट आपको बता रही हूं कि ये गाजा का जो वॉर है, ये ऑनगोइंग वॉर है, ये डी एस्केलेशन नहीं, ये एस्केलेशन डी एस्केलेशन एस्केलेशन डी एस्केलेशन एक साइकिल की तरह चलेगा। ये वॉर कहीं जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। उसका कारण ये है, आपने कहा, एक थियरी आपने दी कि नेतन्याहू अनपॉपुलर है इसलिए वॉर हो रहा है इजराइल में। नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनकी अनपॉपुलैरिटी की वजह से वो ये जंग हो रही है, जंग कर रहे हैं। इजराइल की जो फंडामेंटल जो थिंकिंग है, कोर फिलॉसफी जो है जिसपे इजराइल बना, वो हमेशा से 1947 से ही मैं कहूंगी कि उस जंग में वो इन्वॉल्व है। उनका जो राइट टू एग्जिस्टेंस है वो अरब वर्ल्ड ने नहीं रिकॉग्नाइज किया, पैलेस्टीनियंस ने नहीं रिकॉग्नाइज किया। लेकिन मुझे लगता है पूरी दुनिया में जो भी सेंसिबल लोग होंगे, इजराइल के राइट टू एग्जिस्टेंस को पहचानेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी सेंसिबल नेशन इजराइल को खत्म होता हुआ देखना चाहेगा, जो कि ईरान की फिलॉसफी है या पैलेस्टीनियंस की फिलॉसफी है, या कई सारे जो उनके प्रॉक्सीज है, वो हिजबुल्लाह भी हुआ। दूसरी बात ये कि इसमें आखिरकार फायदा किसको हो रहा है। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, एम्बेसडर वोहरा ने एक्चुअली आपको शुरू में ही इतना बड़ा क्लू दे दिया आपके दर्शकों के लिए। इसमें यूएस प्री एमिनेंस, ग्लोबल प्री एमिनेंस जो है वो लगातार एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है मिडिल ईस्ट में। देखिए, अमेरिका खुद जंग नहीं लड़ रहा है। आज की डेट में अफगानिस्तान से वो बाहर निकल चुका है, इराक से तो पहले ही निकल चुका था। जितनी जंगें थी जहां पर यूएस की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी, वो उन सब जंगों से बाहर हो गया। लेकिन वो अब इनडायरेक्टली जंगें करवा रहा है। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो यूएस का है वो फल फूल रहा है। दिन ब दिन उनकी जो है पैसा लूट रहे हैं, वो इजराइल से भी लूट रहे हैं, वो बाकी कंट्रीज यूक्रेन से भी लूट रहे हैं, यूरोप से भी लूट रहे हैं। अगर आप देखें कि जो एड जा रहा है यूएस की तरफ से इजराइल को, यूएस की तरफ से एड जो यूक्रेन को जा रहा है, ये सारी मिलिट्री एड जो है वो अल्टीमेटली क्या है? वो सारा एड मिलिट्री एड है कि मतलब कि यूएस के वेपन्स खरीदिए और आप यूएस की इकोनॉमी जो है, जो टैंक हो रही थी, जिनका इतना ज्यादा डेट है, वो उस वॉर इकोनॉमी, वैसे भी यूएस का तो फॉर्मूला ही रहा है पूरी जब से सबसे बड़े सुपर पावर बने हैं तब से उनका फॉर्मूला टेम्पलेट जो है वॉर इकोनॉमी है। लेकिन उनको ये समझ आया कि अफगानिस्तान, इराक, जहां पे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे थे और इतना बड़ा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चाने के बाद उनको कुछ हासिल नहीं हो रहा था, उनको नया फॉर्मूला जो है, जो न्यू ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, उसमें ये फॉर्मूला है कि बाकी कंट्रीज लड़ाई लड़नी चाहिए और अमेरिका जो है वो बैठ के उनका मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो कमाए और अमेरिका की